हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट हम जो है बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर बना रखा है जिसको कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब कि यहाँ पे जो सेक्शन ए में क्वेश्चंस थे उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आज जो हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मुझे लगेगा किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत है तो ऐसे में जो है मैं एक क्वेश्चन को एक वीडियो में कवर करूंगा, या फिर जो है दो क्वेश्चन को भी एक वीडियो में कवर कर सकता हूं। तो इस तरीके से मल्टीपल वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो बने रहेगा चैनल पे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो है आपके बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, राइट पाइथन स्टेटमेंट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन ओनली फॉर परफॉर्मिंग फॉलोइंग टास्क। तो टास्क क्या क्या दे रखे हैं। पहला टास्क में बोला है टू कॉज टपल ऑफ डिक्ट, मतलब कि ये जो है टपल का नाम है, इसमें इस तरीके से वैल्यूज दे रखी हैं, मतलब कि एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो कह रहे हैं इस टपल को जो है इस तरीके से रिटर्न कराना है, मतलब कि डिक्शनरी की फॉर्म में जो है इसको रिटर्न कराना है। तो यहाँ पे इस काम को करने के लिए सैम्पल कोड दे रखा है, मतलब कि एक फंक्शन दे रखा है जिसमें कि यहाँ पे आपको मिसिंग स्टेटमेंट लिखना है। तो इस जगह पे जो है कुछ इस तरीके से जो है स्टेटमेंट आएगा। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से लिखेंगे डिक्शनरी। यहाँ पे देखिए एम्प्टी डिक्शनरी दे रखी है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद में जो आप डिक्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। डिक्ट एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसके अंदर आप क्या करेंगे, इस टपल को डाल देंगे, मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से इसको फॉर्म कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इस तरीके से डिक्शनरी फॉर्म हो जाएगी। तो ये काम आपको यहाँ पे करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली डिक्ट फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये था इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में दूसरा पार्ट भी दे रखा है जिसमें कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो है एक स्टेटमेंट लिखना है टू इंसर्ट एलिमेंट 70 एट 4th इंडेक्स इन द लिस्ट नंबर्स। मतलब कि इस तरीके से लिस्ट है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। अब इस लिस्ट में जो आपको 70 को और ऐड करना है, और कहाँ पे ऐड करना है, 4th इंडेक्स पे करना है। देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 और ये 5। तो कहने का मतलब ये है कि इस जगह पे जो है आपको इस 70 को इंसर्ट कराना है। तो कैसे करेंगे, तो इस काम के लिए आप करेंगे इंसर्ट फंक्शन को यूज। देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, जो नंबर्स वाली लिस्ट है उसको लिखेंगे, नंबर्स लिखेंगे आप, नंबर्स, फिर आप लगाएंगे डॉट इंसर्ट। इंसर्ट जो है बेसिकली एक मेथड है और इस मेथड के अंदर आप लिखेंगे 4। पहले लिखेंगे 4, जिस इंडेक्स पे डालना है वो लिखेंगे, और उसके बाद में लिखेंगे एलिमेंट, क्या डालना है हमें, 70। तो कुछ इस तरीके से जो आपका स्टेटमेंट रहेगा, मतलब कि 4th इंडेक्स पे 70 को इंसर्ट कर दो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए मैं इसका आंसर भी दिखा दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है, राइट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। किस काम को करने के लिए स्टेटमेंट लिखना है, टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ द वैल्यू 56 इन अ लिस्ट LST। मतलब कि LST के नाम से एक लिस्ट है और इसके अंदर जो आपको एक वैल्यू की एग्जिस्टेंस को फाइंड करने के लिए स्टेटमेंट लिखना है। मतलब कि 56 जो वैल्यू है वह LST वाली लिस्ट में है या नहीं है, इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। तो इस काम को करने के लिए आपको यहाँ पे लगाना होगा इन ऑपरेटर को। आप लिखेंगे इस तरीके से 56 इन LST। कुछ इस तरीके से जो आपका स्टेटमेंट रहेगा, मतलब जो वैल्यू है उसको हम चेक कर रहे हैं इस वाली लिस्ट में कि इसमें है तो ये ट्रू देगा, और अगर नहीं होगा तो ये फॉल्स देगा। कुछ इस तरीके से हम चेकिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आप लोग आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। बात करते हैं इसके बी पार्ट की। बी पार्ट में बोला जा रहा है यहाँ पे टू रेप्लीकेट द लिस्ट L 4 टाइम। मतलब कि जो लिस्ट है यहाँ पे इसको आपको रेप्लीकेट करना है 4 टाइम। रेप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीट करने से। तो रिपीट करने के लिए यूज होता है रेप्लिकेशन ऑपरेटर, मतलब जो स्टार का साइन होता है जिसे हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो इस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को हम एज अ रेप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करते हैं पाइथन में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट किस तरीके से रहेगा, देखिए लिस्ट का नाम है L, तो आप लिख देंगे L इंटू के लिए स्टार का साइन लगाएंगे, मतलब कि जो एस्ट्रिक का साइन होता है उसे यूज़ करेंगे, और उसके बाद में लिख देंगे 4, मतलब कि L इंटू 4 कुछ इस तरीके से लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, जो लिस्ट होगी वो आपकी 4 टाइम रिपीट हो जाएगी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4, फिर यहाँ पे जो है एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे, फिर L लिखेंगे। तो चाहे तो ऐसे लिख दीजिए या चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है आप लोग को क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप लोग आंसर देख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है, गिवन अ लिस्ट L, मतलब कि एक L के नाम से लिस्ट है, और फिर यहाँ बोला जा रहा है राइट अ स्टेटमेंट टू अरेंज द लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड स्टोर टू अनदर लिस्ट
L1। तो चलिए बात करते हैं इस काम को करने के लिए स्टेटमेंट आप किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि L1 के अंदर जो है आपको L वाली लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करके स्टोर कराना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, L1 लिख लेंगे, इस तरीके से लिखेंगे L1, फिर आप जो है इक्वल का साइन लगाएंगे। देन आप यहाँ पे यूज करेंगे सॉर्टेड फंक्शन को। सॉर्टेड एक फंक्शन होता है जिसको कि आप यूज करेंगे और इस फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट डालेंगे। पहला आर्गुमेंट रहेगा यहाँ पे L, जिसको शॉर्ट करना है वो आर्गुमेंट रहेगा यहाँ पे रहेगा L, फिर आप कॉमा लगा के लिखेंगे दूसरा आर्गुमेंट जो कि रहेगा रिवर्स, क्योंकि यहाँ पे जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है शॉर्ट करने के लिए बोला गया है। तो आप लिखेंगे रिवर्स और रिवर्स में लिख देंगे आप यहाँ पे ट्रू। इस तरीके से ट्रू लिख देंगे, ट्रू का टी कैपिटल रहेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। इससे क्या होगा, जो L वाली लिस्ट है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होकर L1 में स्टोर हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। और देखिए यहाँ पे जो है बच्चे एक गलती कर सकते हैं, वो यहाँ पे जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं L1 इक्वल शॉर्ट। वो जो यहाँ पे शॉर्ट फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि वो यहाँ पे इस तरीके से L फिर रिवर्स लिख के और फिर जो है यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो शॉर्ट फंक्शन होता है ये आपका काम नहीं करेगा। ये जो एक तरीके का मेथड होता है जो कि ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको शॉर्टेड को ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिटर्न करता है। रिजल्ट रिटर्न कहाँ पे होगा, इस वाले वेरिएबल में रिजल्ट चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। आई होप आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप लोग आंसर भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में चॉइस दे रखी है, चॉइस वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है टू डिस्प्ले फर्स्ट 3 एलिमेंट्स, मतलब कि जो लिस्ट दे रखी है, यहाँ पे जो लिस्ट दे रखी है, इस लिस्ट के फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराने के लिए आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो स्टेटमेंट किस तरीके से रहेगा, यहाँ पे देखिए मैं आंसर ही दिखा दे रहा हूँ। आप लिखेंगे डायरेक्टली प्रिंट और फिर आप लिखेंगे L, और L1 में जो आप लिखेंगे 0:3, मतलब कि 0 वाले इंडेक्स से लेके 3 तक। तो 0 इंडेक्स कौन सा हो गया, ये हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो यहाँ पे हमने बोला है 0 से स्टार्ट करो और 3rd तक। 3rd वाला नहीं आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, क्योंकि स्लाइसिंग में जो है अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है। तो इसका मतलब 20, 4 एंड 8 जो है आपको आउटपुट में देखने को मिलेंगे। तो यही काम करने के लिए बोला गया है। इन्होंने बोला है कि स्टार्टिंग के जो 3 एलिमेंट्स हैं वही आपको डिस्प्ले कराने के लिए स्टेटमेंट लिखना है। तो ये इस तरीके से स्टेटमेंट आपका हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें बोला जा रहा है राइट अ स्टेटमेंट टू रिवर्स द लिस्ट L एंड स्टोर इन अनदर लिस्ट L1, मतलब कि जो L वाली लिस्ट है, यहाँ पे जो लिस्ट दे रखी है, इसको जो है रिवर्स करके L1 के नाम से दूसरी लिस्ट में स्टोर कर देना है। तो स्टेटमेंट कैसे रहेगा, आप लिखेंगे L1 और इसके बाद आप लिखेंगे इक्वल, फिर आप लिखेंगे L डॉट रिवर्स। रिवर्स एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो आपका स्टेटमेंट रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, जो L वाली लिस्ट होगी इसके सारे एलिमेंट रिवर्स होके इस L1 में स्टोर हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है। आप लोग यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से आप कर देंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस काम को स्लाइसिंग करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं बताई है, इसके बाद हम -1 कर दिया है। तो इस तरीके से भी क्या होगी, लिस्ट जो है पूरी रिवर्स होके L1 में स्टोर हो जाएगी। तो कोई सा भी मेथड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ पे राइट अ स्टेटमेंट टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट L, मतलब कि L वाली लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं उनको डिस्प्ले कराने के लिए आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। ये जो लिस्ट है, मतलब कि ये वाली जो लिस्ट है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, इस चीज़ को डिस्प्ले कराने के लिए आपको जो है स्टेटमेंट लिखना है। तो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट लिख देंगे और प्रिंट के अंदर लगा देंगे आप लैन फंक्शन को। आप लिखेंगे LEN और इसके अंदर डाल देंगे L को। तो इस तरीके से क्या होगा, ये लेंथ जो फंक्शन है इसकी लेंथ को कैलकुलेट करेगा। कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से जो 5 है वो आपको आउटपुट में देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। मुझे लग रहा है आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको आंसर भी दिखा दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 25 और ये है आपका रैंडम फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रैंडम मॉड्यूल पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो है इस प्रोग्राम को स्टडी करना है। इस तरीके से ये प्रोग्राम लिखा हुआ है और आपको जो है पॉसिबल आउटपुट को लिखना है। यहाँ पे A से लेकर D तक के ऑप्शन दे रखे हैं, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा आउटपुट जो है करेक्ट होगा। देखिए रैंडम मॉड्यूल से जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें जो है मल्टीपल ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑप्शन सही हो, या फिर हो सकता है कि 2 ऑप्शन सही हो, इसके अलावा 3 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, या फिर चारों को चारों ऑप्शन भी
सही हो सकते हैं। तो यहाँ पे बस जो है आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसके अलावा देखिए बच्चे क्या करते हैं, इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाते हैं। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर सिर्फ और सिर्फ आपको आउटपुट कैलकुलेट करने का मिलेगा। बाकी 1 नंबर के लिए आपको क्वेश्चन आगे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राइट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी असाइन टू द वेरिएबल y। मतलब y वाला जो वेरिएबल है इसमें मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। बहुत बार मैंने देखा है बच्चों क्या करते हैं, आउटपुट कैलकुलेट कर देते हैं और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू वो लिख के नहीं आते हैं। तो अगर आप आउटपुट सही भी लिख के आएंगे तो आपको एक ही नंबर मिलेगा, जो बाकी का 1 नंबर है वो आपका कट जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं लिखी है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी y वाले वेरिएबल की। देखिए यहाँ पे जो y वाला वेरिएबल है यहाँ पे देखिए लग रहा है रैंड इंट। तो रैंड इंट में दे रखा है 0,4 और रैंड इंट फंक्शन अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग जो है मेरे चैनल पर जाकर इसकी वीडियो देख सकते हैं। रैंड इंट और रैंड रेंज दोनों ही फंक्शन पढ़ा रखे हैं। बेसिकली जो रैंडम मॉड्यूल है वो मैंने पूरा पढ़ा रखा है। रैंडम मॉड्यूल में जो जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं उनको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जाके आप लोग देख सकते हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। फिलहाल के लिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि रैंड इंट में क्या होता है, अपर लिमिट भी इंक्लूड होती है। मतलब कि यहाँ पे जो रैंडम वैल्यू पिक होंगी उसमें 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। इन नंबर्स में से कोई भी नंबर यहाँ पे रैंडमली पिक हो सकता है और वही नंबर कहाँ जाएगा, बाय वाले वेरिएबल के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मिनिमम नंबर क्या होगा, मिनिमम नंबर हो जाएगा 0। मतलब इसका ये हुआ कि जो बाय वाला वेरिएबल है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ मिन, इस तरीके से कि मिनिमम वैल्यू जो है इसको 0 मिल सकती है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें, मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करें तो वो मिल सकती है कितनी, 4। मतलब कि यहाँ पे 4 जो है मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। तो इस तरीके से आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिख के आ जानी है कि मिनिमम वैल्यू जो है 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी बाय वाले वेरिएबल की। तो आधा क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व हो गया, मतलब कि 1 नंबर जो है आपको इसी काम के लिए मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आउटपुट की। तो आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए आपको इस वाली लाइन को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लगा हुआ है रैंडम। तो रैंडम क्या करता है, 0 से लेके 1.0 इसके बीच का कोई भी नंबर ले सकता है। मतलब कि ये नंबर नहीं आएगा, इससे नीचे का नंबर ये लेगा। कुछ भी नंबर हो सकता है, 0.25 हो सकता है, 0.625, इस तरीके से कोई भी नंबर हो सकता है। तो कुछ भी रैंडम नंबर हो सकता है, बट वो नंबर होगा 1 से नीचे का ही। तो इस तरीके से यहाँ पे जो रैंडम फंक्शन है वो ये काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x वाला वेरिएबल है इसके पास में जो वैल्यू आएगी वो 0 पॉइंट समथिंग करके आएगी। मतलब कि स्टार्टिंग में 0 होगा और पॉइंट के बाद में कुछ भी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। तो इस तरीके से होगा। अब देखिए यहाँ पे जब प्रिंट कराया जा रहा है तो यहाँ पे देखिए जो x की वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके प्रिंट कराया जा रहा है। तो इंटीजर का मतलब हुआ कि यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है उसको ये नहीं लेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो x है इसके पास तो 0 ही आने वाला है। तो 0 की अगर हम बात करें तो देखिए a में दे रखा है और सी में दे रखा है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे बी वाले की तो ये देखिए गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो डी वाला ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए लिख गया है, ये डी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है पहला नंबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और यहाँ पे पहला नंबर आ रहा है 1। लेकिन कोड में जो है प्रिंट किसको कराया जा रहा है, पहले एक्स को। तो इसका मतलब पहला नंबर क्या आएगा, 0 आएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो बाय वाला वेरिएबल है इसमें एक्स की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करके प्लस किया जा रहा है। तो मतलब कि 0 यहाँ पे प्लस होगा। तो बेसिकली यहाँ पे बाई के पास में हमने देखा क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए 0 वैल्यू भी आ सकती है। तो इसका मतलब 0 आएगी और 0 में प्लस करेंगे 0 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। मतलब कि ए वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 0:0 जो कॉलन है वो इसकी वजह से प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डबल कोट में डाल रखा है। तो ये ऑप्शन हमारा आ सकता है आउटपुट में। इसके अलावा अगर हम बात करें सी वाले की तो सी वाला भी आ सकता है, क्योंकि देखिए पहली वैल्यू तो 0 ही होगी लेकिन सेकंड वैल्यू जो है यहाँ पे 4 भी आ सकती है, क्योंकि हमने देखा मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकती है और 4 में अगर आप 0 प्लस करेंगे तो 4 ही रहेगा। तो इस तरीके से 0 जो 4 है ये भी आउटपुट आपका हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए और सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये 2 ऑप्शंस लिख के आ जाने हैं। देखिए रैंडम फंक्शन में जो क्वेश्चन आता है उसमें मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एसक्यूएल पे बेस्ड है। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि एक टेबल है जिसका नाम है प्रोग्रामर्स और इस टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है। मतलब कि इस टेबल में पी नेम के नाम से कॉलम है और इसका डेटा टाइप है वेरकेर। इसके अलावा DOG के नाम से है, मतलब कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसके नाम से कॉलम है और इसका डेटा टाइप है डेट।
इसके अलावा सैलरी के नाम से कॉलम है, शॉर्ट में लिखा हुआ है SAL, तो इस नाम से कॉलम है और इसका डेटा टाइप है नंबर। हालांकि नंबर के नाम से डेटा टाइप नहीं होता है, इंट के नाम से होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने नंबर दे रखा है, तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो है SQL कमांड लिखनी है। किस काम को करने के लिए लिखनी है? टू डिस्प्ले द नेम ऑफ प्रोग्रामर विच हैज़ हाईएस्ट सैलरी। मतलब कि इस तरीके से टेबल का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है, ये आपको एज्यूम कर लेना है। तो आपको जो है यहाँ पे बेसिकली स्टेटमेंट लिखना है। तो चलिए बात करते हैं इस काम को करने के लिए SQL कमांड क्या रहेगी। तो देखिए आप जो है कुछ इस तरीके से SQL कमांड को लिखेंगे। देखिए आप लिखेंगे सेलेक्ट पी नेम। पी नेम को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे नेम को सिलेक्ट करने के लिए बोला गया है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जिस नेम से कॉलम है वही आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नेम दे रखा है तो नेम को सिलेक्ट मत कर लेना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है, तो इसमें कॉलम का नाम दे रखा है पी नेम। तो आपको जो है पी नेम को सिलेक्ट करना है, क्योंकि प्रोग्रामर का जो नेम है वो पी नेम वाले कॉलम में होगा। फिर लिखेंगे फ्रॉम प्रोग्रामर्स, मतलब कौन सी टेबल से निकालना है? प्रोग्रामर वाली टेबल से निकालना है। फिर लिखेंगे वेयर सेल इक्वल, और इक्वल लगा के देखिए लिखा है सेलेक्ट मैक्स सैलरी, मतलब जिसकी सैलरी जो है सबसे मैक्सिमम है उसी को डिस्प्ले कराओ। एक तरीके से यहाँ पे देखिए नेस्टेड क्वेरी हो रही है। ये जो पार्ट है यहाँ पे ये अलग जो है क्वेरी लगा रखी है, इसका रिजल्ट निकल के आएगा, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो निकल के यहाँ पे आ जाएगी इस सेल के पास। तो ये वैल्यू जिस प्रोग्रामर की होगी वही डिस्प्ले होगा कौन सी टेबल से? इस प्रोग्रामर वाली टेबल से। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। अगर देखिए आप लोगों को SQL की क्वेरीज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसके लिए जो आपको SQL वाले चैप्टर को अच्छे से देखना होगा। मैंने जो है SQL पे बेस्ड 2 चैप्टर बना रखे हैं, उन दोनों चैप्टर को अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो SQL के रिगार्डिंग सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अभी के लिए बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट की। इसमें बोला जा रहा है टू अपडेट द सैलरी ऑफ ऑल प्रोग्रामर्स बाय 2000, मतलब कि यहाँ पे जो प्रोग्रामर्स हैं उन सबकी जो सैलरी है वो आपको 2000 बढ़ानी है। और किन की बढ़ानी है? जिनका नाम जो है R लेटर से स्टार्ट हो रहा हो, उन्हीं प्रोग्रामर्स की जो है आपको सैलरी 2000 बढ़ानी है। तो इस काम को करने के लिए स्टेटमेंट किस तरीके से रहेगा? देखिए कुछ इस तरीके से आप क्वेरी लिखेंगे। आप लगाएंगे अपडेट क्लॉज को, लिखेंगे अपडेट प्रोग्रामर्स, मतलब जिस टेबल को हम अपडेट करना होता है उसका नाम लिखते हैं। फिर हम लिखेंगे सेट सैलरी, मतलब कि कौन से कॉलम को हमें चेंज करना है? सैलरी वाले। और सैलरी वाले कॉलम में क्या करना है? सैलरी में जो हमें प्लस कर देना है 2000 रुपीज़ को। तो इस तरीके से सैलरी में 2000 रुपीज़ ऐड होके सैलरी में स्टोर हो जाएंगे। और किसके होंगे? यहाँ पे देखिए हमने कंडीशन लगा रखी है वेयर पी नेम लाइक ऑपरेटर का यहाँ पे यूज किया जाएगा कि जिसका नाम जो है किससे स्टार्ट हो रहा हो? R लेटर से स्टार्ट हो रहा हो। देखिए R के बाद में परसेंट का साइन लगाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हीं नेम को चेक करेगा जो कि R से स्टार्ट हो रहे हों। तो कुछ इस तरीके से क्वेरी रहेगी। आई होप आपको क्लियर होगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे बोला जा रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैंडिडेट की एंड अल्टरनेट की, मतलब कि जो कैंडिडेट की होती है और जो अल्टरनेट की होती है इनमें आपको डिफरेंस बताना है। तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट की जो है ऐसे कॉलम्स को बोलते हैं रिलेशन के। रिलेशन का मतलब होता है टेबल से। किसी टेबल में ऐसे कॉलम्स हैं जो कि आपके प्राइमरी की बन सकते हैं, मतलब जितने भी ऐसे कॉलम हैं जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं तो वो सारे कहलाएंगे क्या? कैंडिडेट की। और अल्टरनेट की अगर हम बात करें तो जो भी कैंडिडेट की ऐसी होती हैं जिनको प्राइमरी की नहीं बनाया जाता है उन्हीं को हम बोलते हैं अल्टरनेट की। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए मैं एक टेबल ड्रॉ कर दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ टेबल ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पे मान लीजिए SID है, फिर यहाँ पे मान लीजिए नेम है, फिर मान लीजिए यहाँ पे आधार है। इस तरीके से मैंने आधार लिख दिया है, शॉर्ट में आप लोग समझ जाना। और यहाँ पे मान लीजिए फ़ी है। तो यहाँ पे देखिए SID जो है और आधार जो है ये 2 कॉलम ऐसे हैं जिनमें यूनिक वैल्यू होगी, और जब इनमें यूनिक वैल्यू होगी तो इसका मतलब ये क्या बन सकते हैं? प्राइमरी की बन सकते हैं। प्राइमरी की इनको हम बना सकते हैं। तो दोनों में से किसी को भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो जब ये दोनों प्राइमरी की बन सकते हैं तो इन दोनों को हम बोलेंगे क्या? कैंडिडेट की। क्या कहलाएंगे ये? कैंडिडेट की। कैंडिडेट की मतलब ऐसे जितने भी कॉलम है जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं उनको हम बोलते हैं कैंडिडेट की। और मान लीजिए मैंने SID को प्राइमरी की बना दिया, इस SID को जो है मैंने प्राइमरी की सेट कर दिया, तो जो आधार वाला कॉलम बचा जिसको मैंने प्राइमरी की नहीं बनाया इसको अब मैं बोलूँगा अल्टरनेट की। अल्टरनेट की। इस तरीके से अल्टरनेट की का कॉन्सेप्ट होता है। तो कुछ इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है कैंडिडेट की और अल्टरनेट की का। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए राइटिंग पे मत जाना, मैं जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। राइटिंग ऑलरेडी मेरी काफ़ी ज़्यादा गंदी है, तो राइटिंग पे आप फोकस मत कीजिएगा। आप जो है
कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में देखिए चॉइस दे रखी है और इस चॉइस वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक टेबल है जिसके अंदर कुछ इस तरीके से फील्ड है, मतलब कि प्रोडक्ट के नाम से टेबल है और इसके अंदर फील्ड है PID, पी नेम, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। कुछ इस तरीके से कॉलम दे रखे हैं। तो आपको बोला जा रहा है राइट अ कमांड टू रिमूव प्राइमरी की कांस्टेंट फ्रॉम PID कॉलम, मतलब कि जो PID वाला कॉलम है इस पे मान लीजिए आपकी प्राइमरी की लगी हुई है। तो इस प्राइमरी की को जो आपको यहाँ पे रिमूव करने के लिए कमांड लिखनी है। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए इस काम को करने के लिए जो कमांड रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। आप लिखेंगे अल्टर। देखिए टेबल में मॉडिफिकेशन करना होता तो हम अल्टर स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, मतलब कि डेटा में मॉडिफिकेशन की बात नहीं हो रही है, टेबल के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन की बात हो रही है। तो टेबल के स्ट्रक्चर को अगर हम मॉडिफाई करना होता है तो हम यूज़ करते हैं अल्टर स्टेटमेंट को। तो हम लिखेंगे अल्टर टेबल, फिर लिखेंगे टेबल का नाम जिसको कि हमें चेंज करना है। तो कौन सी टेबल दे रखी है, प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेबल का नाम। फिर हम लगाएंगे ड्रॉप स्टेटमेंट को। ड्रॉप स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, टेबल में से किसी भी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, प्राइमरी की को डिलीट कर सकते हैं, या किसी डेटाबेस को डिलीट करना होता है उसको भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे ड्रॉप और फिर हम लिख देंगे प्राइमरी की। तो ये ड्रॉप स्टेटमेंट क्या करेगा, प्राइमरी की को जो है इस टेबल में से हटा देगा। तो इस तरीके से जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है राइट अ रिलेशन बिटवीन कैंडिडेट की, अल्टरनेट की एंड प्राइमरी की, मतलब कि इन तीनों की के बीच में जो है आपको रिलेशन को लिखना है। तो कैंडिडेट की और अल्टरनेट की को मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कैंडिडेट की इक्वल अल्टरनेट की प्लस प्राइमरी की, मतलब कि जो प्राइमरी की होगी और जो अल्टरनेट की होगी ये दोनों मिला के क्या बनेंगी, कैंडिडेट की बनेंगी। मतलब कि कैंडिडेट की में वो सभी की आ जाती हैं, जो कि प्राइमरी की बनी हुई है वो भी आ जाएगी और जो प्राइमरी की नहीं बनी है वो भी आ जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट की का मतलब होता है ऐसे सारे कॉलम जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं, तो उनको बोला जाता है कैंडिडेट की। तो इस तरीके से आप इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। वैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें चॉइस की। तो चॉइस में यहाँ पे बोला जा रहा है राइट अ कमांड टू डिस्प्ले ईच ऑफ द फील्ड ऑफ द टेबल ऑटोमोबाइल्स, मतलब कि ऑटोमोबाइल के नाम से एक टेबल है तो इसके सारे फील्ड्स को आपको डिस्प्ले कराना है। और फील्ड का मतलब होता है कॉलम से। देखिए फील्ड कह लीजिए या कॉलम कह लीजिए या फिर एट्रीब्यूट कह लीजिए, एट्रीब्यूट, ये सारे के सारे जो हैं कॉलम के ही नाम होते हैं। तो इस तरीके से आप बोला जा रहा है कि ऑटोमोबाइल के नाम से एक टेबल है जिसमें कि जितने भी फील्ड हैं उन सबको आपको डिस्प्ले कराना है विद द टाइप, साइज एंड देयर कांस्टेंट, मतलब कि उनकी डिटेल को भी डिस्प्ले कराना है कि वहाँ पे कौन कौन सा डेटा टाइप यूज हो रहा है या कौन कौन से कांस्टेंट वहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं। तो इस काम को करने के लिए आप यूज करेंगे DSC कीवर्ड का। DSC लिखेंगे आप, फिर लिख देंगे आप ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल, कुछ इस तरीके से जो आप स्टेटमेंट लिख देंगे। अगर आप चाहें तो पूरा डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं, मतलब DSC भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, या फिर पूरा डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो टेबल का स्ट्रक्चर होगा वो पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से जो आप कमांड यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 की। तो 28 में ए वाले पार्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स, मतलब कि यहाँ पे जो है इनकी आपको फुल फॉर्म लिखनी है। तो लैन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, और HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस तरीके से फुल फॉर्म हो जाएंगी। बात करते हैं क्वेश्चन की। तो इसमें बोला जा रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ रिपीटर इन नेटवर्किंग, मतलब जो रिपीटर होता है इसका काम क्या होता है नेटवर्किंग में। तो देखिए रिपीटर का काम होता है सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने का, मतलब जो सिग्नल्स होते हैं उनको अगर आप एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे रिपीटर का। देखिए जब लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर यहाँ पे है और एक कंप्यूटर यहाँ पे है, तो मान लीजिए ए वाला जो कंप्यूटर है और जो बी वाला कंप्यूटर है इनके बीच में जो है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जब डेटा ट्रांसमिट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सिग्नल वीक हो जाएंगे। तो बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर रिपीटर लगाना पड़ेगा। एक रिपीटर हम यहाँ लगा देंगे। रिपीटर क्या करेगा, सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देगा। मान लीजिए यहाँ पे सिग्नल वीक हो रहे हैं तो यहाँ पे हमने रिपीटर लगा दिया, तो क्या करेगा, आगे के लिए सिग्नल बूस्ट करके सेंड कर देगा। तो ये काम होता है आपका रिपीटर का, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसको याद भी कर सकते हैं। बात करते हैं बी वाले पार्ट की। इसमें बोला जा रहा है कैन बी यूज URL टू एक्सेस अ वेब पेज एंड हाउ, मतलब कि URL को जो हम वेब पेज को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसकी अगर हम बात करें तो हाँ,
यूआरएल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं किसी भी वेब पेज को, क्योंकि ये क्या होता है, एक तरीके का कैनवस होता है आईपी एड्रेस के ऊपर। जो आईपी एड्रेस होता है नंबर की फॉर्म में, उसी से क्या फॉर्म हो जाता है, यूआरएल फॉर्म हो जाता है। तो यूआरएल की हेल्प से हम किसी भी वेब पेज को या वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है नेम एनी टू वेब ब्राउजर, मतलब कि आपको कोई भी 2 वेब ब्राउजर के नाम लिखने हैं। तो वेब ब्राउजर सभी लोग यूज़ करते होंगे। यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखे हैं बहुत सारे। आप लिख सकते हैं गूगल क्रोम, या माइक्रोसॉफ्ट का जो एज होता है वो लिख सकते हैं, एप्पल सफारी लिख सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स लिख सकते हैं। इसके अलावा और कोई वेब ब्राउजर अगर आपको याद है तो वो भी आप लिख सकते हैं। बस आपको यहाँ पे 2 ही वेब ब्राउजर के नेम लिख के आने हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया है इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन बी को। अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन सी को, और सेक्शन सी को जो हम मल्टीपल वीडियोज में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, या फिर जो है 2 क्वेश्चन को एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सुनो, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।